Everyone, welcome to my channel Education to Awareness, and today we are continuing our production management lecture, and today we are going to study what are types of production system. ठीक है, तो आपका उत्पादन प्रबंधन आपका सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है उत्पादन प्रणालियों के प्रकार. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, उत्पादन प्रणालियों के प्रकार. ओके, नाउ देयर आर मेनी क्लासिफिकेशंस फॉर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. ओके, बट द मेन टाइप्स आर एज फॉलोज. सो वी divide the production system into two parts. First one is known as intermittent production system and second one is known as continuous production system. So these are the two basic types: intermittent production system and continuous production system. Okay, now under intermittent production system there are three types. First one is known as project production flows. Okay, second one is job production flows and the third one is batch production flows. Okay, so these are the three types for the intermittent production system. So when we talk about the continuous production system, then we have mass production flows and process production flows. So we will discuss this in detail in this video lecture. So basically you have to understand, when we are dividing our production system, we are dividing it into two parts. First one is intermittent, second one is continuous. Now these are further divided. Okay, intermittent divided into three parts and continuous divided into four parts. ठीक है, तो हिंदी में इसको बता देते हैं. ठीक है, तो हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो आप जो लोग नोट करना चाहें, लिखना चाहें, इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि उत्पादन प्रणाली के प्रकार. ठीक है, तो उत्पादन प्रणाली के प्रकार में जो पहला आपका जो है उसको हम कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हम कह रहे हैं आपका इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम. ठीक है, तो हिंदी में इसे हम कहते हैं आंतरायिक उत्पादन प्रणाली. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ. ठीक है, आंतरायिक ठीक है, तो ये स्पेलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है. तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम इज़ नोन एज आंतरायिक उत्पादन प्रणाली. ठीक है, ये आपका कौन सा टाइप हो गया? पहला हो गया आंतरायिक उत्पादन प्रणाली. ठीक है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम से आसान सी स्पेलिंग है निरंतर उत्पादन प्रणाली. कंटिन्यूस वाले को हम कहते हैं निरंतर, कंटिन्यूस निरंतर उत्पादन प्रणाली, और इंटरमिटेंट को हम कहते हैं आंतरायिक प्रोडक्शन सिस्टम, आंतरायिक उत्पादन प्रणाली. आंतरायिक का मतलब समझ रहे हैं, रुक रुक कर. आंतरायिक का मतलब है कि वो निरंतर नहीं हो रहा, रुक रुक कर हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं आंतरायिक. ठीक है, अब इसके अंदर में जो आ जाता है आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लोज, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट उत्पादन प्रवाह. दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट उत्पादन प्रवाह. नेक्स्ट वन, जॉबिंग प्रोडक्शन फ्लोज. जॉबिंग प्रोडक्शन फ्लोज इज नोन एज कार्य उत्पादन प्रवाह. जॉबिंग प्रोडक्शन फ्लोज इज नोन एज कार्य उत्पादन प्रवाह. ठीक है, और लास्ट वाला जो आपका है बैच प्रोडक्शन फ्लो, तो इसे हम हिंदी में बैच ही कहते हैं, बैच उत्पादन प्रवाह. ठीक है, तो आपका हो गया प्रोजेक्ट उत्पादन प्रवाह, कार्य उत्पादन प्रवाह और बैच उत्पादन प्रवाह. ये सारे किसके पार्ट हो गए आपके? ये सारे आपके हो गए जो आपका आंतरायिक उत्पादन प्रणाली के पार्ट हो गए. फिर निरंतर उत्पादन प्रणाली की जब हम बात करते हैं, निरंतर
उत्पादन प्रणाली की। तो इसमें जो पहला आ जाता है उसे हम कहते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रवाह। पहला जो हमारा है मास प्रोडक्शन फ्लोज इज नोन एज बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रवाह। और जो आपका ये लास्ट आपका बचा, ये बचा प्रक्रिया उत्पादन प्रवाह, प्रोसेस प्रोडक्शन फ्लोज, है ना, लिख लीजिएगा, प्रक्रिया उत्पादन प्रवाह। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो इंटरमिटेंट सिस्टम है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो फॉर द इंटरमिटेंट सिस्टम, ओके, जनरल पर्पस इक्विपमेंट, ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग, जनरल पर्पस विच आर कॉमन, विच आर easily usable, general purpose equipment and methods. Equipment are also general purpose, methods are also general purpose, are used to produce small quantities. So you have to remember, intermittent is used for small quantities, not for large quantities. Intermittent is used for small quantities of output, goods or services. Now production here is also defined as in terms of service. See, one thing is production when you are producing something, when there is an actual product is there, and the other production can be in terms of service, that suppose that a railway coach has to be made, okay, now the railway coach is required to have certain spring, so a company may be there who is not manufacturing the complete railway coach, it is only manufacturing the spring. So this will be a service that a small part is manufactured and then provided for assembly for a larger product to be manufactured. So it can be in terms of goods, it can be in terms of services, with specification that vary greatly from one batch to next. That means that the type of product that you are making, that has a great variety, okay, it is not the exact same thing, you are only making one thing, at a time you are making one thing, then at a time you are making different thing. So in intermittent system, the variety of the product changes. Since the variety of the product changes, that's why it is intermittent, that's why it cannot be continuous. So since the product will change, therefore the method will change, so it will not happen in a very continuous manner, okay. A given quantity of a product is moved as a batch. Now that given quantity, whatever you have to actual produce is considered as a batch, okay, and through one or more steps, okay, there can be single step or there can be more than one steps, the total volume emerges simultaneously at the end of production cycle, okay. So this is considered as a production cycle. When the production cycle will complete, whatever quantity, whatever batch that you have decided is to be produced, that will be produced at the end of the production cycle, okay. Examples for this includes, what are the examples for it? Systems of producing specialized machine tool. Now specialized machine tools, okay, according to our requirement, specialized machine tools, heavy duty construction equipments, okay, all these comes in the intermittent. Specialized machine tools, heavy duty construction equipments, heavy duty construction, heavy materials which are used for construction purpose, okay. Specialty chemicals, manufacturing of chemicals that have very specialty, that are used for very specific purpose, okay. And processed food products, okay. Now the packaged foods or the processed food products also come under the category of intermittent system, okay. Or in the service sector, so for the service sector, his example has been taken, the system of processing claims in a large insurance company. Suppose there is an insurance company, you know, when a claim is made, that has to be processed in order to disburse the money to the client. So if you have large number of claims, you cannot do it in a continuous manner, that you are taking one, then you are taking second, then you are taking third, fourth, fifth. You cannot do it continuously, all the claims that you are approving. Some claims will be approved, some claims will be rejected, so this will be intermittent. So when you are processing claims in a large insurance company, that will come under the service sector, this will be also come under the intermittent system, okay. Now the intermittent production system are often referred to as job shops,
Okay, job shops means that you have a shop and a particular job has to be done there, then you have another shop, then another job has to be done there. So that the job which is being done at one shop may or may not be correlated to the job being done at the another shop, so this can be completely different. Okay, so this is the system for the intermittent. Examples for intermittent. Okay, so as I told you, intermittent is known as आंतरायिक प्रणाली, रुक रुक कर प्रणाली भी कह सकते हैं कि जो काम होता है वो आंतरायिक यानी अंतर पे होता है, निरंतर नहीं होता है ना, वही अंतर निरंतर से आप समझ सकते हैं। आंतरायिक वो है कि जो निरंतर ना हो रहा हो, है ना, रुक रुक कर हो रहा हो। तो अब देखिए ऐसी प्रणाली में, है ना, क्या होता है, सामान्य प्रयोजन के उपकरण, ठीक है, तो आपके क्या क्या जो सामान्य बिल्कुल है ना, बहुत स्पेसिफिक यानी बात करें सामान्य प्रयोजन के उपकरण, तो उसको बनाने के लिए जो आपके उपकरण होंगे वो सामान्य प्रयोजन के होंगे। जो आपकी विधियां, उसके लिए जो मेथड यूज होंगे, विधियां आपकी जो होंगी वो सामान्य प्रयोजन की होंगी। ठीक है, छोटी मात्रा में उत्पादन, है ना, ऐसे चीज़ें जो आपको बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में नहीं चाहिए, थोड़ा ही सा बनाना है आपको, सपोज करिए, तो अगर आप उसकी मशीन एक स्पेसिफिक सेट कर देंगे तो थोड़ा सा प्रोडक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो आपको इस हिसाब से उसका सेटअप करना होता है कि आप थोड़ा काम उससे लेने के बाद फिर आप उस मशीन से, है ना, उससे आप दूसरा कुछ काम ले सके। ठीक है, तो इस तरह की आपकी छोटी मात्रा में उपयोग होने वाले, ठीक है, उत्पादन, है ना, माल या सेवाएं, है ना, तो वो विनिर्देशों के साथ करने के लिए, ठीक है, आपका किया जाता है कि वो जो उसके इंस्ट्रक्शन है, जो उसका आपका कार्य है जिसके लिए हमें उसे करना है, ठीक है, तो इस तरह से उसको क्या करते हैं, अलग अलग हम बैच बना देते हैं। तो ये एक बैच का काम है, जैसे मान लो आपको एक बैच का काम है आपका टूल्स को बनाना, ठीक है, फिर दूसरे आपका जो बैच है उसका काम है टूल्स को आपका शार्प करना, फिर तीसरे बैच में काम है कि उसका इंस्पेक्शन करना। तो इस तरह से हम उसको अलग अलग भिन्न भिन्न बैच में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये आपका वैसे बताया गया कि आपका उत्पाद के लिए भी हो सकता है और किसी सेवा के लिए भी हो सकता है। आगे हम उदाहरण लेके इसको देखेंगे। ठीक है, किसी उत्पाद की दी गई मात्रा को एक या अधिक चरणों के माध्यम से एक बैच के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो अब यही हो सकता है कि कोई एक ऐसा आपका उत्पाद होता है जो एक ही चरण में, एक ही बार में बन जाए, एक चरण में नहीं बन रहा तो वो कई चरणों में आपका बनेगा। ठीक है, और इसी के माध्यम से, ठीक है, एक बैच के रूप में, मतलब भी उसको पूरा, जैसे हमने बताया, उसके जो जो आपके चरण हैं उस चरण को पूरा एक बैच को बना के उसको क्या किया जाता है, आपका स्थानांतरित किया जाता है। और आपकी जो कुल मात्रा उत्पादन चक्र के अंत में एक साथ निकलती है। ठीक है, तो अब आपका जब पूरी आपका ये जो हमने बताया कि उसको हमने फिर नाम दिया, पूरा जो हम लोग अलग अलग बैच बना के एक साथ कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं हमारा उत्पादन चक्र। तो जब हमारा उत्पादन चक्र जो होगा वो खत्म होगा तो आपकी जो कुल मात्रा है, यानी कि जितनी आपको ज़रूरत थी वो कुल मात्रा क्या हो जानी चाहिए, आपकी उत्पादन हो जाना चाहिए जब आपका जो उत्पादन का चक्र है वो खत्म होता है, उसका जब आपका अंत होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे उदाहरणों की। तो उदाहरणों में बात करें तो विशेष मशीन टूल्स, है ना, कि जो आपके विशेष मशीन टूल्स जनरल जो होते हैं, देखिए वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, समझिएगा। विशेष मशीन टूल्स हैं और सामान्य प्रयोजन उपकरण और विधियां हैं। विशेष मशीन टूल्स को बनाने के लिए हम बहुत कोई विशेष टूल नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए कहा गया कि आप क्या यूज़ करिए, सामान्य टूल यूज़ करिए, क्योंकि इनकी जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर कोई चीज़ जो आपको कम मात्रा में बनानी है उसके लिए आप परमानेंट मशीन कर देंगे तो वो आपको सोच सकते हैं थोड़ा सा, है ना, लॉजिकली वैसे सोचिएगा प्रॉफिट के टर्म्स में कि आपकी कंपनी है ना, तो कोई चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट कम है तो आपने उसकी एक मशीन बना दी है तो उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, भी आगे आएगा, नट बोल्ट होते हैं, तो नट बोल्ट बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं,
तो अब मान लो नट बोल्ट अगर आप 3-4 मशीन पे करके बना रहे हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, मगर आपने एक मशीन बना दी, जिस एक मशीन पे पूरा नट बोल्ट आपका बन जा रहा है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, तो मशीन हमेशा आपकी चलती रहेगी, ठीक है। मगर सपोज करिए कि कोई आपका इक्विपमेंट है, अब एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कोई एक बेयरिंग है, ठीक है, मगर बेयरिंग आपकी सपोज करो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपकी यूज़ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि आपकी बेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो सपोज करो नट बोल्ट आपको एक दिन में चाहिए होते हैं 10,000, ठीक है, और बेयरिंग आपको सपोज करो एक दिन में चाहिए होते हैं 500। तो अगर आपने बेयरिंग के लिए एक मशीन बना दी, वो 500 मशीन सपोज करो उसने वो 4 घंटे 3 घंटे में बना दिया उसको, ठीक है, तो उसके बाद बाकी टाइम वो मशीन खाली रहेगी। इससे अच्छा ये है कि वो बेयरिंग को आपका चूंकि क्वांटिटी कम है अलग अलग मशीन पे बना के असेंबल कर दिया जाए, ताकि वो है ना आपका टाइम भी यूटिलाइज आपका हो जाए और ऐसा ना हो कि वो मशीन्स आपकी बेकार में खाली रहे, क्योंकि वो है ना उनकी जो ऑटोमेटिक मशीन होगी उनकी जो लागत भी होगी, है ना स्वचालित आपकी मशीनें होंगी, उनकी लागत भी क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हमें क्या देखना पड़ेगा कि आपकी जो भी विशेष प्रकार के मशीन टूल्स है जो ज़्यादा हमें मात्रा में नहीं चाहिए, फिर इसी का एग्जांपल आ गया फिर भारी शुल्क निर्माण उपकरण, है ना, तो निर्माण उपकरण में जो भारी आपके होते हैं वो, ठीक है, हैवी ड्यूटी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, विशेष रसायन, है ना, ऐसे केमिकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आप लगातार बनाइए, है ना, बात समझ रहे, कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट, है ना, निरंतर और आपका रुक रुक कर, तो यानी आंतरायिक। तो जो चीज़ें आपको लगातार चाहिए वो निरंतर बनाइए, जो चीज़ें लगातार नहीं चाहिए उन्हें आंतरिक बनाइए। तो नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई विशेष रसायन है तो हमें वो निरंतर नहीं चाहिए होगा, आंतरिक चाहिए होगा, ठीक है। तो इस चीज़ की चीज़ें जो हैं, है ना, फिर आपके जो होते हैं प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट यानी कि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद। तो प्रसंस्कृत आपके जो खाद्य उत्पाद हैं ये भी वही बात है जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं कि बस खाने की चीज़ें तो आप बनाते चले जाओ मार्केट में भेज दो, वो बिक रही हैं फिर नहीं बिक रही, तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ता है कि इनका भी जो प्रोडक्शन होता है वो इंटरमिटेंट होता है, कि थोड़ा बनाया फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा, कभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है, तो इसको हम लोग निरंतर नहीं बना सकते, हमें इसे अंतरायिक ही बनाना होगा, ठीक है। फिर एक जो सेवा की बात हो रही थी, तो सेवा क्षेत्र में आपका हम बात करें तो अगर जैसे कोई बीमा कंपनी है, ठीक है, तो बीमा कंपनी में जो दावे होते हैं उनका प्रसंस्करण होता है यानी कि उनका निपटारा होता है। तो अब आपके जो बीमा में कंपनी में जो दावे आते हैं तो सारे दावे आपके पूरे नहीं होते हैं, है ना, कुछ दावे आपके पूरे होते हैं, कुछ को आपका नकार दिया जाता है, ठीक है। हर दावे में पैसा जो आपका ग्राहक है जो आपका क्लाइंट है उसको नहीं मिलता है, तो वही बात है, इस वजह से इस तरह की सेवा में भी हम आपका निरंतर रूप से नहीं कर सकते हैं, हमें उसे आंतरिक रूप से ही करना होगा, ठीक है। कि एक हो सकता है एक आपका जो दावा था वो आपका अप्रूव हो गया, दूसरा दावा आपका रिजेक्ट हो गया, फिर हो सकता है 4 दावे अप्रूव हो गए, फिर 3 दावे रिजेक्ट हो गए। तो इसमें देखिए सकते हैं आपकी ये चीज़ जो होगी वो आपकी लगातार नहीं होगी, ठीक है, ये आपकी आंतरिक होगी, निरंतर नहीं होगी, आंतरिक होगी, ठीक है। तो इसी तरह से वही बात रहती है कि जो आंतरिक उत्पादन प्रणालियों को, है ना, हम क्या कहते हैं, कार्य की दुकानों के रूप में जाना जाता है, कि हम कहते थे कि भाई ये एक है ना शॉप है, ये एक दुकान है, इसमें ये कार्य होना है। हम क्या करते हैं, सारे कार्यों को मिला के एक दुकान नहीं बनाते हैं, हर कार्य को अलग अलग दुकान पे रखते हैं, ताकि जब हम उसका जो ऑर्डर है वो चेंज कर सके, है ना, उसकी जो ज़रूरत है वो आपका चेंज कर सके। जो बेसिकली हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, हमें जो आपकी आंतरिक प्रणाली होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो एक और देखिए एग्जाम्पल से आपका बताया गया इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, आंतरिक उत्पादन प्रणाली। तो इसका एग्जाम्पल देखिए बताया गया गोल्डस्मिथ और टेलर का, ठीक है। टेलर का वर्क जानते हैं कंटिन्यूस नहीं होता, जैसी रिक्वायरमेंट आएगी जैसा ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से वो आपका काम करेगा। गोल्डस्मिथ यानी कि सुनार, वो भी यही काम करता है, उसके पास जितनी हो सकता है एक बार में उसने लगातार बना दिया, मगर वो लगातार बनाता नहीं रहेगा, एक टाइम के बाद वो क्या करेगा, रुक जाएगा, है ना। फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम करेगा, यानी कि आंतरिक उत्पादन प्रणाली को फॉलो करेगा। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो इसके क्या क्या आपके है ना फीचर्स होते हैं, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसके क्या क्या कारक होते हैं, ठीक है।
तो देख लेते हैं इनको। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो नाम से आपको समझ में आ रहा है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि उत्पादन का जो प्रवाह होता है वो निरंतर नहीं होता। तो हिंदी वाले नोट कर लें, इसमें हिंदी में नहीं लिखा है, उत्पादन का प्रवाह निरंतर नहीं होता है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, तो आपके कई प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं, एक प्रकार के नहीं किए जाते हैं, कई प्रकार के किए जाते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, कई प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज स्मॉल, ठीक है, जो वॉल्यूम होगा प्रोडक्शन का वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि जो आपकी जो क्वांटिटी होगी, यानी कि जो आपकी मात्रा होगी, ठीक है, तो हिंदी में आप लिखेंगे उत्पादन की मात्रा छोटी होती है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज स्मॉल, उत्पादन की मात्रा छोटी होती है। जनरल पर्पस मशीन्स आर यूज्ड, सामान्य उपकरण और यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। जनरल पर्पस मशीन्स आर यूज, सामान्य उपकरण और यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंजेस एज पर डिज़ाइन, ठीक है, तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपका जो क्रिया की जो सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, हम हर बार आपकी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंजेस एज पर द डिज़ाइन, ठीक है, तो डिज़ाइन के हिसाब से जो आपका ठीक है, हिंदी में हम कहेंगे कि डिज़ाइन के हिसाब से प्रक्रिया का अनुक्रम बदल जाएगा। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंजेस एज पर डिज़ाइन, डिज़ाइन के हिसाब से प्रक्रिया का अनुक्रम बदल जाएगा। सीक्वेंस को हम हिंदी में कहेंगे अनुक्रम, ठीक है। प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स ऑर्डर, ठीक है, ग्राहक के ऑर्डर पर उत्पादन निर्भर करेगा। प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स ऑर्डर, ग्राहक के ऑर्डर पर उत्पादन निर्भर करेगा। Okay, so once you have understood the intermittent production system, it will be easier for you to understand the continuous production system. So what happens in a continuous system? Items to be processed flow through a series of steps and operation that are common to most other products being processed. So first thing and most important thing for a continuous system is that it should have a common process so that that can be always carried out in a series and steps of operation in order to produce the final product. Since large volumes of throughputs are expected, now here's the another difference. There was small volume, here it is large volume. Okay, large volume of throughputs are expected. Throughputs means production. Okay, special design equipments. Okay, now another difference, in intermittent it was general design, here it is special designed equipments and methods are used so that lower production cost can be achieved. Here our aim is to produce the product at lower cost. At intermittent it was there to produce a diversity of product. Okay, there the main aim was to produce the diversity of the product. Here the main aim is to produce a same product at a lower production cost. Okay, so now frequently there are some doubts which are handled by the workers that are divided into relatively small segments that can be quickly mastered and efficiently performed. So
there since in the continuous system the production has to be done in a regular manner, therefore there has to be a specific workers that are divided into number of groups and segments, so that whatever the production is happening, that is mastered, that is understood by them. They have to do the same work every time. In intermittent they have to perform different jobs, in continuous they have to perform same jobs. Therefore in continuous they should quickly master, and the efficiency in the continuous system will be high in terms of the number of products being produced at a lower production cost. So next, when we talk about its examples, now the example includes systems of assembling automobile engine. Now assembling of automobile engine is a continuous system. The amount of products have already been produced. Suppose an engine contains one piston 4 cylinder, so according to 10 engine, already 10 cylinders, okay, and 10 pistons have been produced. Now they have to be assembled. So this is an example for a continuous system. You do not require to change the assembly. Each time the assembly will be made in the exact same fashion to the previous assembly. Okay, so automobile engine manufacturing is a continuous system, as well as consumer products such as television, washing machine, personal computer, mobile phones, anything which has a number of parts which has been made by an intermittent process. Now they are combined together to form the actual product with the help of a continuous system. Now the continuous production system are often referred to as assembly system. So there it was known as job shops, here it is known as assembly system. So you should be able to compare both, and you should also be able to tell the difference in both of the systems. Okay, so I've explained what are the differences in the system, what are the examples of the systems. So now after this you should be able to differentiate between a continuous system and an intermittent system. कंटिन्यूस सिस्टम को हिंदी में हम कहते हैं निरंतर प्रणाली। ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं निरंतर प्रणाली। तो क्या होता है, निरंतर प्रणाली में संसाधित किए जाने वाले आइटमों को, उत्पाद को चरणों की श्रृंखला के माध्यम से प्रवाह किया जाता है। यानी कि एक चरणों की श्रृंखला होगी, ये चरण लगातार होंगे, इनमें कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, यह संचालन जो अधिकांश अन्य उत्पादों को संसाधित होने के लिए सामान्य है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अधिकांश चीज़ें जो हैं वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, अन्य उत्पादनों को संसाधित होने के लिए आपकी सामान्य होती है। जो आपका उत्पाद होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, सामान्य रूप का होता है। ठीक है, और उसके लिए जो आपको संसाधन चाहिए वो आपको कैसे चाहिए होते हैं, विशेष रूप के चाहिए होते हैं। ठीक है, चूंकि बड़ी मात्रा में थ्रूपुट की उम्मीद की जाती है, थ्रूपुट यहाँ लिखा है जिसका मतलब होता है उत्पादन, तो उत्पादन जो होता है निरंतर में बड़ी मात्रा में होगा। अब इसको डिफरेंस याद रखेंगे कि जो आंतरायिक थी उसमें जो आपका उत्पादन होगा वो छोटी मात्रा में होगा, इसमें उत्पादन आपका बड़ी मात्रा में होगा। ठीक है, वहाँ पे सामान्य उपकरण यूज किए थे। ठीक है, निरंतर प्रणाली में क्या होगा, विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण और विधियों का अक्सर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे सामान्य थे, यहाँ पे विशेष हैं। वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका उत्पाद था वो क्या था, विशेष था, उसको बनाने वाले जो सामान थे, वो उपकरण थे, वो सामान्य थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो उत्पाद है वो सामान्य है और उत्पाद को बनाने वाले जो उपकरण हैं वो विशेष हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे किसमें आपका उत्पाद सामान्य है, किसमें आपका उत्पाद विशेष है, किसमें आपके उपकरण सामान्य है, किसमें आपके उपकरण आपके विशेष हैं। और निरंतर प्रणाली का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये होता है कि कम उत्पादन लागत को हासिल किया जा सके। ठीक है, तो हमें एक ही तरह की चीज़ इसमें बनानी है। ठीक है, वहाँ पे आपका जो आंतरायिक था उसमें अलग अलग तरह की चीज़ बनानी थी, निरंतर वाले में हमें एक ही तरह की चीज़ बनानी है। तो एक ही तरह की जो एक चीज़ बनाएंगे
उसकी हमें कम से कम उत्पादन लागत को हासिल करना होगा। वहाँ पे उत्पादन लागत बढ़ भी सकती है क्योंकि कम चीज़ें बनानी, भाई छोटी चीज़ें बनानी, कम क्वांटिटी में बनाना है तो थोड़ी बहुत उत्पादन लागत ज़्यादा भी हो रही तो दिक्कत नहीं है, मगर हमें यहाँ बड़ी मात्रा में बनाना है तो हमारी जो उत्पादन लागत है वो कम से कम होनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो उत्पादन प्रणाली है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अक्सर कामगारों द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले कार्य को अपेक्षाकृत छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है ताकि इन्हें जल्दी से महारत हासिल की जा सके और कुशलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा सके। तो आप देखिए इसमें जो काम होगा, क्योंकि एक ही तरह का काम होना है, वहाँ पे अलग अलग तरह के काम थे तो एक लेबर को हो सकता है एक काम करना पड़े फिर उसको दूसरा काम करना पड़े। यहाँ पे जो आपकी लेबर होगी, फोरमैन होगी, इंजीनियर होंगे, उन्हें एक ही तरह का काम करना है तो वो एक ही तरह का काम जो होगा वो इस प्रकार करना पड़ेगा कि उसमें वही चीज़ है कि अब उनको महारत होनी चाहिए। भाई आप कई चीज़ें करते हैं तो हर चीज़ में आपको महारत नहीं होगी, मगर अगर आप एक ही चीज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको महारत हासिल होगी और उस महारत हासिल करने की वजह से आपका जो उसमें जो क्या कहते हैं एफिशिएंसी होगी, यानी कि जो कुशलता होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से इसमें आपका जो वर्कर्स है उनको इस हिसाब से काम के लिए डिवाइड किया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द वो एक ही तरह के काम में महारत हासिल करके उसको कुशलतापूर्वक कर सके, कुशलतापूर्वक उसका प्रदर्शन कर सकें। उदाहरण की बात करें, उदाहरण के लिए आपका जाता है ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन को स्वयं इकट्ठा करने के लिए एक जो सिस्टम होता है वो आपकी निरंतर प्रणाली होती है, ठीक है। एक साथ कई सारे प्रोडक्ट हैं, उसको एक कंटिन्यूअस वे में एक ही तरीके से, है ना, जहाँ पे पिस्टन पहले इंजन में आया वहीं पे पिस्टन दूसरे इंजन में आएगा, जहाँ पे पिस्टन रिंग पहले इंजन में लगी है वहीं पे पिस्टन रिंग दूसरे इंजन में लगेगी। तो ये कंटिन्यूअस वे में एक जैसा काम आपका लगातार होता है, ठीक है। साथ ही साथ है ना और उत्पाद जैसे हुए टीवी हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, व्यक्तिगत कंप्यूटर हुआ, इस तरह के जितने आपके उत्पाद हैं जिसमें स्पेशली आपकी जो है असेंबली इन्वॉल्व है। तो असेंबली इन्वॉल्व है यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट हो सकता है हम कंटिन्यूअस बनाएं, हो सकता है हम इंटरमिटेंट बनाएं, मगर जब हम उनकी मिला के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, जब उनकी यहाँ पे मिला के हम असेंबली कर रहे हैं तो वो जो असेंबली होगी वो कैसी होगी, वो आपकी निरंतर प्रणाली के हिसाब से होगी, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फूड इंडस्ट्री, फ्यूल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, डिमांड फोरकास्ट, कि आपकी डिमांड को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ जो आपकी कपड़ों की डिमांड है, खाने की डिमांड है, ईंधन की डिमांड है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो भाई खाने आदमी खाना तो खाएगा ही खाएगा, तो खाने की डिमांड तो कम हो नहीं सकती है, हाँ, लेकिन क्योंकि मूवमेंट कम हो गया तो ईंधन की जो डिमांड है यानी कि फ्यूल की जो डिमांड है वो कम हो गई। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि फ्यूल, जैसे कोई अगर कंपनी है ना, फ्यूल बेचती है तो कितना फ्यूल अभी वो स्टॉक करे, कितना और ले, है ना। तो ये चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि डिमांड को फोरकास्ट करना, कि एक अंदाज़ा लगाना कि हमारी डिमांड कितनी होगी, उस अंदाज के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो एक लार्ज स्केल पे, यानी कि उत्पादन जो होगा एक बड़े पैमाने पे आपका किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए दो बता दिया गया है ना, फूड इंडस्ट्री और फ्यूल इंडस्ट्री, ठीक है। तो जैसे मैंने बता दिया फूड इंडस्ट्री में हमेशा डिमांड होगी, खाना खाना आदमी बंद कर नहीं सकता है, हाँ घूमना फिरना ये सब चीज़ें वैसे नहीं बंद करता था, मगर हाँ लॉकडाउन में आपके लिए रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी कंपनी होगी उसको अपना जो भी आपका उत्पादन है या आपका प्रोडक्शन है वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो आपके इसके जो मुख्य आपके भाग होते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि निरंतर उत्पादन प्रवाह के, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में डिक्टेट करता जाऊँगा, आप लोग लिख सकते हैं। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड नॉट इंटरमिटेंट, ठीक है। उत्पादन का प्रवाह निरंतर होता है, आंतरायिक नहीं होता है। उत्पादन का प्रवाह निरंतर होता है, आंतरायिक नहीं होता है। प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, ओके, प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, उत्पाद स्टैंडर्ड के हिसाब से उत्पाद किए जाते हैं, उत्पाद का उत्पादन नियम अनुसार किया जाता है, उत्पाद का उत्पादन नियम अनुसार किया जा सकता है, ठीक है।
products are produced as per quality standards. Okay, products are produced as per quality standard. उत्पाद का उत्पादन गुणवत्ता के हिसाब से होता है. उत्पाद का उत्पादन गुणवत्ता के हिसाब से होता है. प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटीसिपेशन टू डिमांड. ठीक है, प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटीसिपेशन टू डिमांड. उत्पाद का उत्पादन डिमांड के हिसाब से होता है. उत्पाद का उत्पादन डिमांड के हिसाब से होता है. ठीक है, लास्ट पॉइंट है आपका स्टैंडर्डाइज्ड रूट शीट्स एंड शेड्यूल्स आर प्रिपेयर्ड. ठीक है, समय निर्धारण और रूट शीट्स बनाई जाती हैं. समय निर्धारण और रूट शीट बनाई जाती है. ठीक है, तो ये आपके फीचर्स हो गए ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम. ठीक है, तो लास्ट पार्ट में बस हमें इतना ही यहाँ पे डिस्कस करना है कि द टू टाइप्स ऑफ सिस्टम मेंशन दस फार आर ऑफन फाउंड इन कॉम्बिनेशन. ठीक है, अभी तक देखिए हमने इसको देखा है कि ये अलग अलग है ना, वी हैव स्टडीड देम फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री बट इन एक्चुअल दे कैन बी इन अ कंबाइंड फॉर्म दैट अ प्रोडक्ट इज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ intermittent system, then by a continuous system, or first by a continuous system, then by a intermittent system. So these are not very separated. According to our requirement, they can be combined. Okay, for example, in the production of integrated circuit for electronic equipment, you know, IC integrated circuit, thousands of circuits are processed as a batch on several large slices of silicon crystal through dozens or even hundreds of processing steps. So when the circuit are made on the silicon crystals, so it may contain, as it has been told, thousands of circuits, okay, hundreds of processings of the silicon crystals, okay. The tiny circuit, each only a few millimeter on a side, only on a few millimeter of size they are, and they are located on their sides, are then separated and individually assembled with other circuit element on a continuous line to produce the final product. So as I told you initially, the circuit are made through a intermittent method, and when they are final, they have to assemble, they are done through a continuous line to produce the final product. ठीक है, तो हमने आपकी देखिए दोनों प्रणालियों को देख लिया, निरंतर प्रणाली को देख लिया, आंतरायिक प्रणाली को देख लिया, दोनों के अलग अलग उदाहरण देख लिए. मगर जैसा कई बार इंडस्ट्री में होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि हमें दोनों को मिलाकर यूज़ करना पड़े. ठीक है, तो इस प्रकार वर्णित दो प्रकार की प्रणालियाँ अक्सर संयोजन में पाई जाती हैं, तो इसको हम मिला के अक्सर यूज़ करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो इंटरमिटेंट ही करेंगे या कोई प्रोडक्शन करना है तो कंटिन्यूस ही करेंगे. आप दोनों को मिला के भी कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग. ठीक है, अनुसार. ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एकीकृत सर्किट के उत्पादन में. ठीक है, उदाहरण के लिए हज़ारों सर्किट को प्रसंस्करण चरणों में दर्जनों या फिर सैकड़ों के माध्यम से सिलिकॉन क्रिस्टल के कई बड़े स्लाइसेस पर एक बैच के रूप में संसाधित किया जाता है. तो ये काम देखिए एक बैच के रूप में हो रहा है, आंतरायिक रूप से हो रहा है कि उसमें आपके जो सर्किट हैं हज़ारों सर्किट हो सकते हैं, जिसको हमें सिलिकॉन आपका क्रिस्टल पे डाल के फिर उसको कई सौ आपके जो हमें क्या कहते हैं माध्यम होते हैं, उससे एक दूसरे के साइड में
उसे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इम्प्लांट करना पड़ता है। ये सारे काम जो होते हैं वो बैच के रूप में होते हैं, लगातार नहीं होते हैं, क्योंकि सर्किट जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। सर्किट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर एक ही सर्किट होते तो हमारा वो कंटिन्यूस हो सकता था, ठीक है। फिर अब ये छोटे छोटे सर्किट प्रत्येक पक्ष पर केवल कुछ मिलीमीटर, है ना, ये तो बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ mm में, मिलीमीटर में होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। अब क्या होता है कि अब इनको व्यक्तिगत रूप से अंतिम उत्पाद का उत्पादन करने के लिए एक निरंतर लाइन पर अन्य सर्किट तत्वों के साथ इकट्ठा किया जाता है। तो अब जब हमने इनका जो बैच वाला काम कर लिया था, सारे सर्किट अलग अलग बना लिए उसके, अब जो हमें वो जो आईसी है उसको हम क्या करेंगे, एक निरंतर लाइन में, ठीक है, करके उसके जो बाकी के जो प्रोसेस हैं उसको एक आपका कंटिन्यूस यानी कि निरंतर वे में पूरा करेंगे। तो पहला जो आपका था वो आपका क्या हो गया, आंतरायिक हो गया, फिर आपका निरंतर हो गया। उल्टा भी हो सकता है कि पहले निरंतर हो जाए फिर आंतरायिक हो। कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है, है ना। ये अलग भी आपके प्रयोग किए जा सकते हैं और एक साथ भी प्रयोग किए जा सकते हैं। ये था आज का आपका वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका जो बेल आइकन है, बेल आइकन प्रेस करके आपके जो सारे फ्यूचर अपडेट्स हैं उनको टाइमली फ्यूचर में रिसीव करें। थैंक यू।